चलिए आ जाइए, वेलकम बैक। जरा ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 285। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, ज्योग्राफी को सॉल्व करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और बिल्कुल सोच के रखिएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहा जाता है। बताइए। देखिए पृथ्वी है, खुद की गति भी है, घूम रही है ना, अपने टिल्ड एक्स पर झुकी है 23.5 डिग्री और घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसकी खुद की गति हो गई। फिर क्या है? दूर सन है, इसके चारों ओर घूम घूम कर चक्कर मार रही है। तो ये जो उसने घूम घूम कर चक्कर मारा, इसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमा कर रही है ना किसी दूसरी चीज़ की। इसकी खुद की गति जो है ये घूर्णन है। अच्छा, घूर्णन और परिभ्रमण एक दूसरे का सिनोनियम है, पर्यायवाची, याद रखना। घूर्णन और परिभ्रमण एक दूसरे का पर्यायवाची है, याद रखना इस चीज़ को। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहा जाता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, ठीक है। और इतनी स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करती है वो। इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है पृथ्वी। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी का अक्ष उसके तल पर बने लंब से 66.5 डिग्री झुका है। भैया अभी तो बताया ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है टिल्ड एक्स पर, टिल्टेड है ना 23.5 डिग्री। तो 66.5 कहाँ से आ गया? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात यह इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? क्या बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। नंबर में याद रखिएगा कितने। अगर ऐसे तुक्का न मारो तो काउंट कर लेना, मैप तो पड़ा होगा ना। इधर से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ क्या क्या है? पाकिस्तान है, फिर थोड़ा सा अफ़गानिस्तान से भी लगा है। इधर आ जाओ, नेपाल है, ऊपर से तिब्बत आ गया यानी चीन। और क्या हो गया? थोड़ा और चलो, भूटान आ गया। इस तरफ म्यांमार है, बांग्लादेश है कि नहीं है? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो लगा दो आंसर डी। तो देखिए भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थोड़ी सी अफगानिस्तान से भी लगी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश नहीं होता तब क्या मारते? चीन। तो देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ? क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है? और मज़े की बात यह है कि त्रिपुरा केवल अकेला ऑप्शन में नहीं है। तो त्रिपुरा तो घिरा हुआ है, सभी को पता है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पश्चिम से भी, दक्षिण से भी और पूरब से भी। एक स्टेट और है इसमें, कौन सा है वो? सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर है ना, इधर सिक्किम के नेपाल है पश्चिम में, पूरब में भूटान है, ऊपर से तिब्बत आ गया यानी चीन। तो कितने हो गए? 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 सी। तो देखिए सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 ओर से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम की बात करें तो नेपाल, भूटान और चीन से 3 तरफ से घिरा है, जबकि जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से ही 3 ओर से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। क्या बात है, सही है या ऊपर नीचे कर दें? नर्मदा के उत्तर में तो नहीं है सतपुड़ा?
और नर्मदा के दक्षिण में तो नहीं है विंध्य? जी नहीं, नर्मदा के उत्तर में विंध्य है, दक्षिण में सतपुड़ा है और नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। एकदम सटीक है तीनों के तीनों। तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी, दक्षिण में हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, थोड़ा तीव्र गति से चलिए जरा। तापी नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। दक्षिण में है या उत्तर में है? देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दक्षिण में ही है। तो तापी नदी के पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई, तापी नदी के फालतू का है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत जो है वो तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। मान लीजिए ये बृहद हिमालय या हिमाद्री हो गई। और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ये वाली शिवालिक हो गई। बीच वाला हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय हो गया। बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का काम करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है और इसके दक्षिण में देखा जाए तो शिवालिक सबसे दक्षिण में। ठीक है। नीचे दिए गए नदियों के नाम है, कुछ उन पर विचार करना है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, बताइए। महानदी तो बनाती है डेल्टा, कृष्णा भी बनाती है, गोदावरी, सारी की सारी तो बनाती हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड ही प्रश्न आ गया और बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। तो देखिए गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। बीच में प्रिंटिंग मतलब छूट गया है वो, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल के तट से कुछ दूर स्थित एक प्रवाल द्वीप है? पहले से मैप बनाइए। केरल किधर गया? तमिलनाडु, केरल, कुछ दूर तो इधर क्या है? अंडमान तो यहाँ है, तो एलिमिनेट कर दो। निकोबार भी उधर की तरफ ही है, लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये इंडिया है। अगर 2 पानी के टब मान लिया जाए, एक पानी का टब ये है, ये अरेबियन सी है, एक पानी का टब ये है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इधर है लक्षद्वीप और इधर है क्या? अंडमान निकोबार। तो कि ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, ये लक्षद्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के किस या किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा इसको बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अगर यही हो जाता 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, तो वो तो भारत के किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर है ना, वो इक्वेटर के नीचे जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। इतना तो पता ही होगा ना। ये अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। कौन सी रेखा है ये? इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। एक यहाँ पर है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। अब भारत यहीं तो है ना,
एक ये नीचे है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये है मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी बताया, 50 बार बताया, ठीक है। तो चलिए, मध्य प्रदेश से होकर तो गुजरती है कर्क रेखा, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, राजस्थान से भी होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरी, झारखंड से भी गुजरी, नहीं गुजरी तो बिहार से, नहीं गुजरी तो मणिपुर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नहीं गुजरी पूछा है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अभी समीक्षा अधिकारी में एक प्रश्न पूछा गया था 20 सितंबर को जो हुई थी कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मतलब 2 भागों में कौन सी बांटती है, तो माही उसका उत्तर था, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो सीक्वेंस यही याद रखिएगा। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो इस प्रकार हैं। गुजरात को पकड़िए, थोड़ा पूर्व की तरफ बढ़ते रहिए, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा और मिजोरम आएगा। और इसी क्रम में याद रखिएगा, तभी याद रहेगा भी। और इसमें एक ऑप्शन देते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो नहीं गुजरती उत्तर प्रदेश से, सबसे पहले एलिमिनेट करना उसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। और भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला घिस गई है क्या? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट 16 आने सच हैं, डी है इसका आंसर। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत किन पर्वत का उदाहरण है, बताइए। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल। अब एक आपको ये भी पता चल गया कि यूराल कहाँ पर है, तो रूस में है। अपलेशियन कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। ये दोनों के दोनों वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। तो बिल्कुल, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। देखिए, पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है या होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन बोलते हैं इनको, डी है इसका आंसर। तो देखिए, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है या होते हैं, वलित पर्वत कहलाते हैं वो। और हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूटता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है। आसान भाषा में समझे तो भ्रंश पर्वत बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। क्या नॉनसेंस स्टेटमेंट है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है ना? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। तो देखिए, जब कोई बहुत बड़ा भाग टूटता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मनाकी पर्वत अटलांटिक में नहीं है, इंडियन ओशन में भी नहीं है, दक्षिण चीन सागर में नहीं है। मनाकी पर्वत है पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है।
इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। 8,848 है ना उसकी। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए, सेकंड लास्ट है ये, इसके बाद एक प्रश्न और है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, दक्कन का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। बिल्कुल, पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है, करेक्ट है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भैया, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा है, दक्कन का पठार नहीं है। तो तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा गलत है पहला स्टेटमेंट। तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? 4,000 से 6,000 मीटर तक पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठारों की तरह पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात नहीं होते क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। या फिर से नॉनसेंस स्टेटमेंट है भैया, जब नदियाँ ऊपर से गिरेंगी तभी तो वाटरफॉल बनेगा ना, जलप्रपात तभी तो बनेगा। गलत है पहला स्टेटमेंट, एलिमिनेट करिए। बिल्कुल मिल गया आंसर आपको, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या थे स्टेटमेंट? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है, करेक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है, करेक्ट है। हुंड्रू जलप्रपात गोदावरी नदी पर नहीं है, स्वर्ण रेखा पर है हुंड्रू। तो गलत है, डी गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसका आंसर बी। तो देखिए केवल 1 और 4 यहाँ पर गलत हैं, 2 और 3 सही हैं, इसलिए बी उत्तर है। पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है और यह जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर अवस्थित है तथा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे ऊंचा वाटरफॉल भारत में कौन सा है पूछ लिया जाता है, यूपीपीसीएस का फेवरेट है कुंचिकल। कौन सा है? कुंचिकल। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप जोग मार के आना, क्योंकि यूपीपीसीएस ने कुंचिकल को सही किया था।